हाँ तो बच्चों आ जाओ, प्रैक्टिस करेंगे फाइनल अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन गिवन है आपको, ट्रायल बैलेंस गिवन है पहले। तो पहले आपको क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, कैपिटल, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। ठीक है जी, ये सारे क्रेडिट बैलेंस हैं। उसके बाद डेबिट बैलेंस स्टार्ट हो रहे हैं, डेटर्स, फर्नीचर, कैश, वेजेस, ये सारे डेबिट बैलेंस। उसके बाद सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस करके बैड डेट एंड पावर तक आ जाओ, ये हो गया ट्रायल बैलेंस। तो टोटल आपको गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स गिवन है कुछ। हाँ जी, तो स्टॉक है, बैड डेट है, डेप्रिसिएशन, फिर वेजेस के कुछ एडजस्टमेंट है, सैलरी से रिलेटेड है, रेंट और इंश्योरेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। तो आओ जी साथ साथ करते हैं। ड्रॉ करो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट लिखें फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। हाँ जी, सबसे ऊपर बच्चों आप लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी ऑनर का नाम दिया होगा, बिजनेस का नाम दिया होगा, इन द बुक्स ऑफ कर देना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सुनील गुप्ता की बुक्स बनानी है जी। लिख दो फिर सुनील। आओ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं, साथ साथ करेंगे। आओ जी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको डेबिट बैलेंस में दे रखा है 14,000। लिखो जी, 14,000 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद चेक करो परचेजेस। हाँ जी, परचेजेस गिवन है 35,000। फिर साथ चेक करें कोई रिटर्न है। रिटर्न्स, परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट बैलेंस के अंदर ही मिलेगी, तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर कोई रिटर्न्स नहीं गिवन है। फिर इसके अलावा आपको चेक करना है कि एडजस्टमेंट में परचेज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन, इंफॉर्मेशन कोई परचेज से रिलेटेड, तो वो भी चेक करना है। तो कोई एडजस्टमेंट परचेज की नहीं है, तो सिंपल 35,000 बाहर लिखो। उसके बाद बच्चों आपको लिख लेना चाहिए बाय सेल्स। सेल्स में भी पहले चेक करनी होती है रिटर्न्स, अगर रिटर्न्स गिवन है। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट में मिल रहा है 55,700, ये रहा। ठीक है जी, और उसके बाद सेल रिटर्न चेक करो, तो सेल रिटर्न का बैलेंस आपको डेबिट साइड में मिल जाएगा। तो चेक कर लो है क्या। यहाँ लिखा हुआ है खाली रिटर्न्स लिखा हुआ है डेबिट साइड में, तो इसके साथ कुछ लिखा नहीं है कि सेल है या परचेज है। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो बच्चों ये तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस में हमेशा सेल्स रिटर्न ही आता है। ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है जी। कितना, 2,700। लिखो फिर। सेल्स के आगे लिखे पहले इनर कॉलम में 55,700 लेस सेल्स रिटर्न्स। सेल रिटर्न है आपकी 2,700। ये बाहर आ जाएगा, नेट करके लिख दो 53,000।
ठीक है जी। इसके बाद आपको जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मीनिंग थोड़ा सा पता ही होगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं जी। तो देखो, दो तरीके के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं। या तो वो परचेज से रिलेटेड हो, गुड्स हमने खरीदी है तो ऑन परचेजेस जितने खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट। जैसे कि कैरियज ऑन परचेज से आप कैरिज इनवर्ड्स भी बोल देते हैं। कैरियज इनवर्ड्स, भाई परचेज करते टाइम जो खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट हैं। इसके अलावा आपके हो सकते हैं जैसे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, मान लो किसी क्वेश्चन में मिल जाए आपको। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है? मैंने आउट ऑफ कंट्री, बाहर से कुछ गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट करवाए हैं। ठीक, किसी और कंट्री से मैंने गुड्स खरीदी और मैं यहाँ पे सेल करूंगा, उसकी ट्रेडिंग करूंगा। तो वो जो बाहर से इम्पोर्ट करवा रहा हूँ, जब वो अपनी कंट्री में आते हैं, कंट्री में वहाँ पे कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, या आजकल जीएसटी होता है ऑन इम्पोर्ट, तो या कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी बच्चों, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ऑन परचेज होते हैं। ये पहली कैटेगरी के हैं। तो आपको ज्यादातर वैसे कैरियज मिल जाएगा, कैरियज होगा, या कैरेज का दूसरा नाम फ्रेट कार्टेज, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज वाले होंगे। तो परचेज के खर्चे तब होंगे जब मैं फाइनल गुड्स खरीद रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ। मान लो मैं पेन परचेज करता हूँ, मैन्युफैक्चरर परचेज किया या बनाया पेन, होलसेलर से ले दिया, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या खर्चा होगा? कैरेज ऑन परचेज, मैं फ्रेट वगैरह पे कर दूंगा। ठीक है जी। अब अगर दूसरे टाइप का बिजनेस होता है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग का business। नहीं, मैं पेन खरीद के नहीं बेच रहा, मैं पेन बना रहा हूँ इस टाइम। तो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक फैक्ट्री अपनी सेटअप करनी पड़ेगी। फैक्ट्री, तो यानी फैक्ट्री में जो पेन बनाने के खर्चे होंगे उसको बोला जाएगा पहले तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्शन के खर्चे जितने भी होंगे वो सारे मेरे कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे और उनको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोलूंगा। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे, अब फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं बोलते जाओ जी। भाई फैक्ट्री में सबसे पहले आप लेबर रखोगे जो प्रोडक्शन करेगी, तो लेबर को वेजेस पे करोगे। वेजेस इज योर डायरेक्ट, ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद फैक्ट्री में मशीनें चलेंगी, मशीनें बिजली से चलती हैं तो उसके लिए पावर यूज होगी, उसको पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफिस में भी यूज होती है, दुकान पे भी यूज होती है, मगर फैक्ट्री में हैवी पावर से मशीनें चलती हैं, तो पावर आपका प्रोडक्शन एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा और बड़े सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री के, तो आप इसमें लिख लो, एक लिखो स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम छोटी छोटी ऐसी होती है, कंज्यूमेबल आइटम होती है जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम पे कंज्यूम हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल जो इसका आप याद कर सकते हो कि जैसे ऑयल एंड ग्रीस, मशीनें चलती हैं तो ऑयलिंग क्या करनी पड़ती है, ठीक है, उनको स्मूथली वो चलने के लिए ग्रीसिंग वगैरह होती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड के शेप में फैक्ट्री में यूज हो जाते हैं। कंज्यूम हो गया ना, ऑयल खत्म हो गया, ऑयल जो है मशीन में डाल दिया तो मशीन चल रही है, तो प्रोडक्शन के लिए ही हो रहा है ना ये खर्चा। चलो, तो स्टोर्स कंज्यूम्ड आपका प्रोडक्शन का खर्चा है। इसके अलावा और चीजें जैसे गैस, फ्यूल, ठीक है, हीटिंग, लाइटिंग, हीटिंग या लाइटिंग करके ग्रुप बना देंगे, गैस एंड फ्यूल। कोल यूज हो सकता है, कोल, गैस एंड फ्यूल, तो ये सारे खर्चे आपको फैक्ट्री के मिलेंगे। फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम पे ये खर्चे होते हैं। वाटर मिल सकता है, वाटर एंड गैस करके, वाटर एंड फ्यूल करके, ठीक है, फ्यूल।
जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, डीजल पेट्रोल वगैरह, ये सब फैक्ट्री प्रोडक्शन के टाइम पे यूज हो सकते हैं। तो ये मेन में अकाउंट जो है ये थोड़े से मैंने लिख दिए प्रोडक्शन के खर्चे। अच्छा, एक और फिर बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं, मेन तो उसका नाम होता है। आपको पता चल प्रोडक्शन के खर्चे सारे आएंगे भैया, मैन्युफैक्चरिंग। जो नाम है मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी तो प्रोडक्शन ही होता है, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन होंगे तो वो 100% क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी, प्रोडक्शन के खर्चे हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस ये होंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे या परचेज से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अरे भैया जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, पहली बात तो। ठीक, इसको अगर हम समझे तो फैक्ट्री के सारे खर्चे तो ऊपर आ गए। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन के खर्चों को आपने क्या बोल दिया, डायरेक्ट हो गए हैं जी इसके अंदर। अब फैक्ट्री में जो माल बनेगा वो कहाँ जाएगा, तो वो फिर वेयर हाउस में जाएगा, और उसमें कुछ स्टाफ मुझे बिठाना पड़ेगा जो उस माल को बेचेगा, आगे बेचना भी तो है। तो एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑफिस में कुछ स्टाफ रखूंगा, कुछ एक आधा अकाउंटेंट रखूंगा, ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना फिर ज्यादा स्टाफ होता जाएगा। तो ऑफिस के अंदर क्या खर्चे होंगे, फैक्ट्री से जो गुड्स हैं वो आ गई वेयर हाउस यानी ऑफिस में, ऑफिस वेयर हाउस। फिर उसके बाद उसमें उस गुड्स को सेल करने के लिए बड़े सारे खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस के अंदर मेनली आप आगे सेलमैन रखे हैं उनको दे रहे हो, एम्प्लॉयज रखे हैं उनको सैलरीज पे कर रहे हो, ठीक है, सैलरीज हो गया, या कमीशन ऑन सेल हो गया। जैसे मैनेजर है, मैनेजर को कमीशन दी है भाई, जितनी ज्यादा सेल होगी तुम्हें उतने कमीशन मिलेगी, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हें उतनी कमीशन मिलेगी। तो भैया सेल करने के पर्पज से हम खर्चे कर रहे हैं। तो सेलिंग के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है वो, सेल के पर्पज से। परचेज के खर्चे ऊपर डायरेक्ट में, सेल के खर्चे इनडायरेक्ट में। इस फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट में, ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस को भी तो मेंटेन करके रखना, तो उसके खर्चे इनडायरेक्ट, ठीक है जी। तो ऑफिस में जो स्टाफ होता है उसको सैलरीज पे कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारा खर्चा क्या है, ऑफिस का ही है। ऑफिस में आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी यूज होती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक, ये इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई इंश्योरेंस है वो आ गई, ठीक है। बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट सेलिंग का खर्चा होता है एक तरह से। सेलिंग मतलब कि जो मैंने सेल किया उसमें पैसा डूब गया भाई, सेल से रिलेटेड होता है वैसे। तो कोई इतनी डिटेल हेडिंग तो नहीं देखनी, मगर बैड डेप्ट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेप्ट हो गया। उसके बाद कोई डिस्काउंट अलाउड वगैरह हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे खर्चे डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तो सेलिंग से खर्चे, सेलिंग एंड ऑफिस के अलावा भी कोई भी और खर्चा जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। जैसे आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह हो गया, तो ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है जी। चलो, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हम कर लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो अब मुझे चाहिए जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जल्दी से अपने क्वेश्चन में देखो, पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंस कोई है, तो एक्सपेंसेस मुझे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में मत ढूंढने लग जाता, डेबिट साइड में देखो। डेबिट साइड में सबसे पहले आइटम है जी डेटर। चलो, डेटर एसेट होता है, इसमें देखो जी, डेटर के बाद फर्नीचर कैश छोड़ दो, वेजेस, तो वेजेस हम फैक्ट्री लेबर को पे करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है 1200, ठीक है। और देखें डायरेक्ट, पहले तो एक बार देख लें, नजर मार ले, डायरेक्ट खर्चा एक मिल गया। फिर है चीज सैलरीज, नहीं जी सैलरी तो ऑफिस वालों को पे करती है। रेंट, रेंट अगर नहीं आया हुआ कि ऑफिस का रेंट है या फैक्ट्री का रेंट है तो मैं मान के चलूंगा ऑफिस का रेंट है। हाँ, अगर ये लिख दे रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो भैया रेंट ऑफ फैक्ट्री कहाँ आएगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग में, फैक्ट्री ट्रेडिंग में। हाँ, नहीं लिखा हुआ तो रेंट लिखा हुआ, मैं उसको ऑफिस का खर्चा मानूंगा।
तो इनडायरेक्ट है जी। ये इंश्योरेंस परचेज छोड़ दो, फिर उसके बाद लास्ट में एक मुझे और मिल रहा है पावर। चलो, अब दो एक्सपेंसेस मुझे डायरेक्ट मिल रहे हैं मेरे क्वेश्चन। अब मैं साथ में देख लूंगा इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है किसी की। वेजेस, तो वेजेस की एक एडजस्टमेंट नजर आ रही है, डी पार्ट। ठीक है जी, वेजेस आर पेड फॉर 10 मंथ। अच्छा, तो कोई अमाउंट नहीं दे रहे। आओ जी, फिर कैसे करेंगे। लिखो जी, पहले तो लिखो टू वेजेस और इनर कॉलम में लिखें 1200। अब बच्चों आपको एडजस्टमेंट में इनडायरेक्टली बता रहा है, इसमें मंथ्स बता दिए, वेजेस पेड फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने की पे की है। हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो कितने मंथ्स का बना रहे हैं, इसमें लिखा भी है आपने। आपने लिखा है फॉर द ईयर, यानी पूरे साल का, जो साल खत्म हो रहा है एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है, लाओ थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो मेरा एक ईयर है जो इस खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018। अच्छा, शुरू कब हुआ होगा साल, तो 1 अप्रैल 2007 स्टार्ट हुआ होगा और ये खत्म होगा 31 मार्च में। ये बीच में ईयर है, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके, अप्रैल मई जून बड़े सारे मंथ्स है, तो 12 मंथ्स है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस चाहिए ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे खर्चे चाहिए। तो आपको पता है, आप जो अकाउंट्स बनाते हो एक्रूवल बेसिस पे बनाते हो। एक्रूवल बेसिस क्या होता है सर? एक्रूवल बेसिस का मतलब है कि आप जिस पीरियड का बना रहे हैं उस पीरियड के सारे खर्चे, वेदर इट इज पेड और नॉट, वो सारे खर्चे लेने हैं। ठीक है, यानी मुझे 12 महीने की वेजेस चाहिए। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहे हैं 10 महीने की वेजेस पे कर दिया, तो 2 महीने की वेजेस कहाँ गई? 2 महीने की वेजेस सिंपल आउटस्टैंडिंग हो गई। तो अब देखें इसमें, इसका मतलब है कि लास्ट के 2 मंथ, फेब और मार्च, ये 2 महीने की जो वेजेस है वो पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है 2 महीने की। और आपने सिर्फ 10 महीने की वेजेस यहाँ से लेके अप्रैल से लेके जैन तक 10 मंथ्स की पे कर दी है। तो 10 मंथ्स की पे कर दी है, 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट क्या करते हो ये आपको पता है, तो लिखो फिर यहाँ पे पहले तो एड आउटस्टैंडिंग। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट आपको गिवन नहीं है, अमाउंट निकालना है। 2 महीने की वेजेस का अमाउंट आप निकाल के यहाँ पे लिख दो बस। तो आ जाओ वापस, 2 महीने की वेजेस का अमाउंट बताना है जी आपको। तो बच्चों, ये जो आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ये हमेशा पेड फिगर होती है, पे, जितना एक्चुअल में पे कर दिया। तो एक्चुअल में पे कितना किया है? एक्चुअल में पे किया है इस पीरियड का, यहाँ से लेके यहाँ तक बस 10, ये 10 मंथ्स का पे कर। और 10 मंथ्स का पे कितना कर दिया है, ट्रायल बैलेंस मुझे बता रहा है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये पे कर दिए हैं, पे कर दिए हैं। तो बाकी 2 महीने का निकाल लो फिर। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आप ऐसे वाले क्वेश्चन इजीली कर लो। तो बच्चों, जो खर्चे होते हैं ना, मंथली खर्चे जो हम पे करते हैं, एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, रेंट, ठीक है, ये जो खर्चे होते हैं मंथली बेसिस के होते हैं, मंथली या क्वार्टरली हो गया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक एम्प्लॉय है, मैंने उसको हायर किया तो पूरे साल का उसको मैंने सैलरी, भाई इतनी सैलरी तुम्हें साल के साल मिलेगी, नहीं, उसको मंथली सैलरी पे मिलेगी। ठीक है जी, तो है, मैंने पे की है 10 मंथ्स के लिए। यूनिटरी मेथड आपने फिफ्थ क्लास में सीखा हुआ है सबने। सर फिफ्थ क्लास का कहाँ याद है, आ जाओ फिर, लिखो फिर वेजेस पेड
फॉर 10 months, कितना? वेजेस पेड फॉर 10 months 1200 रुपीज। ठीक है, तो वेजेस पेड फॉर 1 month ये आपको निकालना है। अब ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चेंजेस भी हो जाएंगे। तो पहले मैं एक पैटर्न सीख लेता हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा कितने अमाउंट मुझे गिवन है और कितने मंथ्स के लिए पे किया। सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है जिस पेड फॉर 1 month, ONE ऐसे करके लिखना है आपने ऑलवेज, मतलब 1 month का खर्चा निकालना ही निकालना है आपने। कैसे आएगा? वो जो फिफ्थ क्लास में सीखा था, यूनिटरी मेथड, कि इतने के लिए इतना तो इतने के लिए कितना, राइट। 1200 अमाउंट जो है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 1200 अमाउंट जो है वो पे किया है मेरे बिजनेस ने 10 months के लिए। तो 10 months को बॉक्स कर लो। आगे बड़े सारे क्वेश्चन चेंजेस आएंगे तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब इसको थोड़ा सा टाइम दे दोगे। 10 months के लिए पे किया 1200, 1 month के लिए कितना पे किया होगा? तो 1 month का पहले फिगर आपने निकाल लेनी है चुपचाप। तो रुपीज 120, 120 रुपये लेबर पर आपको मिल गई, 120 रुपये बस। तो 1 महीने का खर्चा निकालो। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद मुझे चाहिए जी आउटस्टैंडिंग कितने इसकी आउटस्टैंडिंग है इस पीरियड की। ये जो 10 महीने की अगर पे की है तो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग निकाल लो। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months, 2 months की आउटस्टैंडिंग, ये तो फिर सिंपल है, ये तो माइंड में कर लेना। 240 रुपये आउटस्टैंडिंग आपने लेनी है, इसको लेके आंसर निकाल देना है। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लो इसको। वेजेस पेड 10 months आपको गिवन है, ये पहली लाइन में यही लिखना है। तो आपको पहली लाइन में दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए कि कितना अमाउंट पे किया है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको बस ये लिखना है कि कितने मंथ्स के लिए पे किया है, पेड फॉर। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे दिया था, हर क्वेश्चन में नहीं देगा, इनडायरेक्टली कुछ बोलेगा। ठीक है, तो आपको ये रखना है कि कितने मंथ्स की पे की है वो निकालना है। ठीक है, तो 10 महीने के लिए पे किया है, 1 महीने का आपने निकाल लिया अगला स्टेप, और 2 months की आउटस्टैंडिंग मिल गई, आ जो गई, हो गया क्वेश्चन। लिखो जी 240, और इसका अमाउंट आ गया। इसके बाद एक और खर्चा था डायरेक्ट वाला, पावर। पावर लिख दो, पावर था आपका 800, उसकी कोई एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट तो उसकी कोई भी नहीं थी। ठीक है जी, तो छोड़ो फिर। चलो इसके बाद क्या करना है? तो एडजस्टमेंट में इसके बाद क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक चेक करो जी। हाँ, क्लोथिंग स्टॉक आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक 11,000 विच हैज अ मार्केट वैल्यू 14,000। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट में कितने का बिक सकता है। ठीक है, तो बिकेगा तब ना जब कस्टमर आएगा। तो अभी तो आया नहीं, साल खत्म हो गया, अगले साल ही बिकेगा। अब आपने क्या करना है कि एक कॉस्ट प्राइस है, एक मार्केट प्राइस है। आपने एक कंसेप्ट किया हुआ है प्रूडेंस, प्रूडेंस का कंसेप्ट किया हुआ ना, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होते हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या फ्यूचर प्रॉफिट्स, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, कोई लॉस होता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब 11,000 का स्टॉक 10,000 में बिकेगा, यानी कि मार्केट वैल्यू जो कम होगी। अरे भैया यहाँ मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है तो फिर कुछ नहीं करना, तो किस पे लेना है? तो प्रूडेंस का कंसेप्ट कहता है कि स्टॉक जो है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू whichever इज लीस्ट लोअर, जो दोनों में से कम है। तो यूजली कौन सा कम होता है? यूजली तो कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो आप इसको कॉस्ट पे मेंटेन करोगे। हाँ, इन केस मार्केट प्राइस कम है तो वो कहता है, प्रूडेंस वाला कंसेप्ट कहता है कि मार्केट प्राइस अगर कम है
इसका मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसमें लॉस हो सकता है तो आप मार्केट प्राइस पे इसको वैल्यू करो, मार्केट प्राइस पे इसको दिखाना है, शो करना है, ठीक है जी। तो इसमें दो वैल्यूज जब भी दे रखी होंगी तो आपको ये देखना है दोनों में से कम चाहिए। कम मेरी कॉस्ट है 11,000, तो लिख दो फिर क्लोथिंग स्टॉक बाय क्लोथिंग स्टॉक 11,000, ठीक है जी। बस इसमें बैलेंस करो और उस प्रॉफिट या लॉस देखो क्या आ रहा। आओ जी, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, पी एंड एल अकाउंट। सबसे पहले लिखें बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका आ रहा था 12,760। आओ जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी खर्चे बच गए थे वो सारे लेने हैं विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी, डेबिट साइड में। तो आज फिर डेबिट बैलेंस पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन के साथ है ही है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले डेटर है, फर्नीचर है, कैश, वेजेस, वेजेस हो गया। खर्चे देखो, खर्चे बस। तो सैलरीज मिल रहा है 5,000। सैलरी की देखो एडजस्टमेंट है कोई? हाँ जी सर, सैलरीज भी दे रखा है। सैलरीज फॉर एंड मार्च 2018 वाज ड्यू, ठीक है, ये तो वही बात होगी, सेम बोल रहा है। इसमें बस ये बता रहा है कि 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है। तो पे कितने मंथ होगी? पे आपने 10 मंथ्स की पे कर दी, ठीक है जी। तो आओ पहले इसको लिखो जल्दी से। टू सैलरीज 5,000 और 2 महीने की कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग अब अमाउंट निकाल लो। तो जो अमाउंट ऐसे ही नहीं, इक्वेशन से जैसे ये किया था ऐसी एक लाइन और लिख लो, सैलरीज पेड फॉर 10 मंथ्स। अब ये 10 मंथ्स कैसे आया? तो 2 महीने की वो कह रहा है कि पे नहीं की, तो साल में 12 महीने होते हैं, दो की अगर पे नहीं की तो इसका मतलब पे कितने की है? 10 की। कितनी पे की है? वो आपको ट्रायल बैलेंस में मिल रहा है 5,000, ठीक है जी। तो फिर आपको 100% क्या करना है, सेकेंड स्टेप में पहले तो 1 महीने का अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो सैलरी पेड फॉर 1 मंथ, 1 मंथ, तो 1 मंथ का अमाउंट 500, 500 रुपये। तो बस कितने महीने की निकालनी है? आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। तो बस एक दो बार ये प्रैक्टिस हो जाएगा, बराबर कर लोगे तो 1,000 रुपये आपकी आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। लिख दो जी। 6,000 टोटल। इसके बाद एक और नेक्स्ट खर्चा है आपका रेंट। टू रेंट कितना दिया हुआ है? 2,800, ये रहा रेंट 2,800। इसकी कोई एडजस्टमेंट? हाँ जी, रेंट इज पेड फॉर 14 मंथ्स। अच्छा जी, आ जाओ फिर, क्या लिखोगे? रेंट इज पेड फॉर, अब इसमें है आपको अमाउंट आपका है 2,800, 2,800 कितने मंथ्स का पे किया है? तो सर बोल तो रहा है कि 14 मंथ्स का पे किया है। तो बच्चों इसमें क्या कहानी है? ये मेरा साल है, 31 मार्च को खत्म होगा, मार्च, हाँ जी। 12 महीने क्या चाहिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 मंथ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ना उससे एक महीना ऊपर ना एक महीना नीचे, ठीक है। तो पूरे 12 मंथ्स का चाहिए। अब मुझे बता रहा है कि 14 महीने के लिए, 14 मंथ्स के लिए पे कर दिया, 14 मंथ्स के लिए पे कर दिया। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो 12 महीने ही होते हैं।
फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च, ये कि उसने कहाँ तक पे किया होगा, उसने अगले साल के अप्रैल और मई, यानी 31 मई तक रेंट पे किया हुआ है। जो बिजनेस ने 14 महीने का रेंट पे किया, 14 महीने का कैसे हो गया? तो भाई पहले तो इस पूरे पीरियड का पे किया होगा, वो बनता है 12 मंथ्स। ठीक है ना? तो रेंट ये तो है नहीं कि अगला रेंट पे कर दिया और पिछला पे नहीं किया होगा। तो इस पूरे साल का रेंट ऑलरेडी पेड हो चुका है, क्योंकि 14 महीने का पे किया है। तो 14 में पहले तो ये 12 का पे करेगा, प्लस एक्स्ट्रा 2 महीने का पे किया हुआ है, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा कैसे होंगे? अप्रैल और मई मिला के हो जाएंगे। तो हमें तो ये चाहिए कि कितने months का एडवांस या आउटस्टैंडिंग है। तो इसको इस केस में बताओ कि एडवांस है या आउटस्टैंडिंग है। तो इस केस में 12 से ऊपर पे किया जा रहा है, 12 से ऊपर है तो 2 महीने का एडवांस रेंट हो गया। इसको प्रीपेड बोलो तो पहले। ठीक है ना? तो 12 से अगर कम पेड हो रहा था, जैसे सैलरीज के केस में या वेजेस के केस में, तो 10 महीने का पे किया, 9 महीने का पे किया। तो 12 से कम पे किया तो आउटस्टैंडिंग है, 12 से ज्यादा पे किया तो एडवांस है। ठीक है जी। अब इसमें 2 मंथ्स का एडवांस निकालना है। तो निकालना तो वैसे ही है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट पेड फॉर 1 मंथ आपको कैलकुलेट कर लेना है। रेंट फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ वही यूनिट मेथड, 2800 कितने मंथ्स का है? 14 मंथ्स का है। 14 से डिवाइड करें तो 1 महीने का आपको मिल जाएगा अमाउंट 200। अब कितने मंथ्स का चाहिए? तो रेंट चाहिए प्रीपेड कितने मंथ्स का? फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का रेंट प्रीपेड है, तो 400 आपको एडजस्टमेंट अमाउंट मिल गया। ठीक है जी। चलो लिखो फिर इसको। तो कर दो इसमें लेस प्रीपेड रेंट कितना है? 2400 बाहर आ गया। ठीक है जी। और ढूंढो जी, और कोई खर्चे। तो सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस। ओहो, इंश्योरेंस आ गई। इंश्योरेंस का अमाउंट है जी 600। इसकी कोई एडजस्टमेंट? हाँ जी सर, इसकी भी दे रखी थी एक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एनुअली which will expire on 30th June out। इसकी भी कर लेते हैं एडजस्टमेंट टू इंश्योरेंस। तो बच्चों पहले तो आपको ये बताना है कि इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है एडवांस। पहले तो ये बताना है। हाँ जी। आजू फिर से बनाते हैं। इस इंश्योरेंस के लिए बनाए। हाँ तो बच्चों देखो बच्चों, दो टाइप के खर्चे होते हैं। कुछ एक्सपेंस होते हैं जो आप मंथली बेसिस पे पे करते हो, जिसके एग्जांपल्स जिसके एग्जांपल थे वेजेस, सैलरी, ये रेंट भी। ये मंथली बेसिस होते हैं यूजली। ठीक है। और कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो एनुअल बेस पे होते हैं, मतलब पूरे साल का एक साथ है, पूरे साल का खर्च एक साथ पे करना है। उसमें ये नहीं, आपके ऑप्शन नहीं होती कि आप भाई इतने मंथ्स की इतने मंथ्स के लिए अमाउंट दे दो और उतने मंथ्स का पे कर दो, उसका उसका बेनिफिट नहीं। जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो हम करवाते हैं उसका जो प्रीमियम होता है वो यूजली क्या होता है कि एनुअल प्रीमियम होता है हमेशा। मैंने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, तो गाड़ी की इंश्योरेंस जो होगी ना, वो 1 साल की इंश्योरेंस होगी। या कोई भी एसेट, मैंने मशीन खरीदी है, उसकी इंश्योरेंस इंश्योरेंस 1 साल की होगी। तो जो प्रीमियम में पे होगा उसका बेनिफिट मुझे 1 ईयर के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जैसे आप
मोबाइल्स होते हैं आजकल, आप मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल खरीदते हो तो कई बार शॉपकीपर कहते हैं कि आप एक इसकी इंश्योरेंस भी करवा लो जी, ठीक है। तो 500 या 600 कुछ समथिंग अमाउंट, एक अमाउंट दे के, तो आप पूछते हो क्या बेनिफिट इसका, 600 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको क्या बेनिफिट। तो शॉपकीपर कहता है कि 600 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर दो, आपको अगले 12 महीने के लिए ये मोबाइल इंश्योर हो जाएगा। यानी मोबाइल का कोई भी नुकसान होता है, ठीक है, गुम जाए, ठीक है, चोरी हो जाए या टूट जाए या ठीक है, तो वो सारी जो कंपनसेट है, जो क्लेम है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसको कवर कर आपका नुकसान भर देगी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगले 12 महीने के लिए आपको इंश्योरेंस कितना पे करना है, 600 रुपये, 600। तो ये जो 600, इसको बोलोगे कि एनुअल प्रीमियम पे किया है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने बोला है कि ये जो प्रीमियम है ना, आप बोलो कि नहीं 12 महीने के लिए मुझे चाहिए, मुझे आप ऐसा करो 8 महीने की इंश्योरेंस दे दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बोलो सिर्फ 8 महीने की इंश्योरेंस दे दो, और उसके जो भी पैसे बनते हैं 400 500, वो ले लो भैया, 8 महीने की दे दो बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता जी, मना कर देगा वो कहेगा मैं सब्जी नहीं बेच रहा, ठीक है। सब्जी थोड़ा ना बेच रहे हैं वो, कि इतने की ले लो, उतने की, जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी ले लो, 8 महीने की नहीं मिलेगी, वो कहेगा 12 महीने की इंश्योरेंस होती है बस, ठीक है। तो ये एनुअल अमाउंट होता है, एनुअल खर्चा हम पे करते हैं एक साथ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको 12 महीने की लेनी पड़ेगी। हाँ, आपको उससे ज्यादा लेनी है तो 12 महीने के बाद जब वो खत्म होने लगेगी, 12 महीने की फिर ले लेना, अगले 12 महीने की। तो 12 मंथ्स का यानी इंश्योरेंस जो प्रीमियम है, वो एनुअल आपको पे करना है। चलो, अब इसमें एनुअल पे करना है, तो इसका मतलब जो भी प्रीमियम अमाउंट है ना, ये मुझे समझ आ गया कि प्रीमियम अमाउंट तो हमेशा 12 महीने का होता है। तो अगर मुझे 1 महीने का निकालना पड़े, मैं क्या करूंगा? हमेशा किससे डिवाइड करूंगा? ऑब्वियस है, मैं 12 से ही डिवाइड करूंगा, ठीक है। मगर रेंट और सैलरी वाले केस में ऐसा नहीं था। रेंट और सैलरी देख लो एक बार, इसी क्वेश्चन में थे, अगर रजिस्टर में आपने नोट कर रहे हैं तो देखो, सैलरी जो थी 10 महीने की थी, तो मैंने 10 से डिवाइड किया था उसको, ठीक है। अगर यही मुझे क्वेश्चन में बोल देता कि सैलरी इज पेड फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ, एक बार वर्बली अपने सर पे कहीं रफ में करके देखो भाई, अगर सैलरी 9 महीने की पेड होती तो मेरा आंसर क्या होता। तो 9 महीने की अगर होती तो कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं जी सर आंसर हो जाता 1500 रुपये, फिर 3 महीने की आउटस्टैंडिंग हो जाती। तो 3 महीने की आउटस्टैंडिंग निकाल रहे हैं कुछ बच्चे 1500 रुपये। कौन कौन बच्चा निकाल रहा है जिसकी 1500 आ रही? काटा मार दो। तो बच्चों, अगर 9 मंथ्स की पे की है तो ये सेकंड वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीच में। जो भी मंथ्स पे किए हैं, तो पहले 1 मंथ की नहीं लोगे, तो 9 महीने की लो, 9 मंथ्स की अगर 5000 है तो पहले तो 1 मंथ की निकालो ना, सीधा 1500 थोड़ा ना निकाल दो। 1 मंथ की कितनी होगी, तो 5000 डिवाइडेड बाय 9, तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो जो भी आ रहा है वो लिख देते हैं, पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट को इग्नोर करो, तो 555 आपकी 1 मंथ की, 1 मंथ का जो एक्सपेंस है, सैलरीज वगैरह है, वो आ गया। तो 3 महीने की आउटस्टैंडिंग चाहिए, 3 मंथ्स की, तो 3 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग आएगी 555 × 3 करके जो भी आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये फिक्स थोड़ा हो गया कि महीने, जब 10 महीने की पे की है तो 500 आ रहा है, ठीक है। और अगर 9 मंथ्स की पे किया है तो कुछ अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो पहले आपको 1 मंथ निकालना बहुत जरूरी है। अब आप देखो एक बार रेंट वाले केस, रेंट वाले केस में रेंट, रेंट पे किया था 14 का, तो मैंने किससे डिवाइड किया? 14 से डिवाइड किया, ठीक है। यानी जितने मंथ्स का पेड है ये खर्चा, उतने मंथ से डिवाइड कर दिया, इतना क्लियर। अब इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता।
इंश्योरेंस में मैंने बता दिया, इंश्योरेंस जो है वो एनुअल होती है, तो उसको हमेशा 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लाओ जी, इसको पहले समझते थोड़ा सा। ये मेरा साल है, ये लो जी। ये ईयर है 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, और एक अगला साल भी बना देता हूँ। तो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो ऑब्वियस है, वो बनेगा 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये 2 साल आपके सामने मैंने बना दी। अब एक इंश्योरेंस दे रखी है, एडजस्टमेंट नंबर जी पार्ट पढ़ो। केयर इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड एनुअली, एनुअली मतलब 1 साल का यानी 12 महीने का, विच विल एक्सपायर 30 जून। तो आपको एक इंश्योरेंस दे रखी है, वो खत्म हुई, तो इसका थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं ताकि अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 30 जून को मेरी इंश्योरेंस खत्म होगी, ये खरीदी कब होगी मैंने? क्या 1 अप्रैल पे खरीदी होगी, या फिर किस डेट पे खरीदी? जिस डेट पे इंश्योरेंस स्टार्ट की होगी उससे 12 महीने के बाद खत्म हो रही है, तो वो कब स्टार्ट कब की होगी बच्चों? खत्म हो रही है जून में, तो स्टार्ट मैंने की होगी 1 जुलाई 2007। ठीक, और ये खत्म हो रही है इस साल यहाँ पर 30 जून 2018। 30 जून 2018 को अगर खत्म हो गई है, इसका मतलब वो स्टार्ट कब की होगी? 12 महीने पहले स्टार्ट की होगी। तो 12 महीने पहले इस डेट पे, इस पॉइंट पे स्टार्ट किया होगा, और यहाँ से लेके ये स्टार्टिंग डेट है, ये इंश्योरेंस की डेट है, और ये एक्सपायरी डेट है, इसको बोलते हैं एक्सपायर हो जाना। एक्सपायरी डेट मतलब यहाँ पे वो इंश्योरेंस लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके बाद दोबारा इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डेट्स पहले आपको समझ आ गई। अब कई बार एक्सपायरी डेट दी होती है, हमें कौन सी चाहिए? हम एक्सपायरी ही चाहिए, तो आपको डायरेक्ट एक्सपायरी दी हो सकती है, तो अच्छी बात है। बट अगर आपको स्टार्टिंग डेट दी हुई है कि बोलेगा इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्ट्स एट दिस डेट, स्टार्टिंग डेट, जब स्टार्टिंग डेट देगा तो आप उसके 12 महीने के बाद का एंडिंग पॉइंट यानी एक्सपायरी पॉइंट निकाल लेना। आपको तो एक्सपायरी चाहिए। ठीक है, अब एक्सपायरी क्यों चाहिए? चलो, एक्सपायरी हमें चाहिए कि 31 मार्च के जितना भी ओवर आ रहा है वो एडवांस है। तो आप जल्दी से बताओ अब कितने मंथ्स का एडवांस है? 31 मार्च के बाद काउंट करना स्टार्ट करो, तो इस पीरियड का मैं मार्क कर देता हूँ, इस पीरियड का जो अमाउंट है वो एडवांस है। ये पीरियड क्या बनता है? 31 के बाद जून तक, 30 जून 2018 तक। ठीक है जी, तो इस पीरियड का एडवांस है, कितने मंथ्स का एडवांस है? तो अप्रैल, मई और जून मंथ से काउंट कर लेना, 3 मंथ एडवांस है। पहले तो ये पता चल गया, अब 3 मंथ्स का एडवांस है, और जल्दी से इसका अमाउंट अब आपको निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकालोगे भैया? तो ये जो प्रीमियम है, पहले तो ये बिट्स वगैरह तो समझ आ गई, इसका अमाउंट तो लिखा ही नहीं। अमाउंट बताओ जल्दी से कि प्रीमियम का अमाउंट कितना है। दोबारा पढ़ें एक बार एडजस्टमेंट को। तो कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड एनुअली, प्रीमियम का अमाउंट कहाँ है? अमाउंट, तो अमाउंट अगर देखो, इसमें दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो अमाउंट आपको यहाँ पे दे देता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर अमाउंट नहीं दे रहा, तो फिर वो अमाउंट आपको इंश्योरेंस का ऊपर ट्रायल बैलेंस में ले लेना। फिर ये रहा प्रीमियम का अमाउंट, 600 रुपये। ठीक है जी। हाँ, अगर ऊपर कुछ 600 दिया हुआ और नीचे प्रीमियम कुछ बोलता कि यहाँ पे कुछ और है, 400 से 500 है, कुछ भी, तो नीचे जो अमाउंट दिया होगा फिर मैं उससे कैलकुलेशन करूंगा। बट नीचे अमाउंट ही नहीं बता रखा, अब मैं क्या करूं? नीचे नहीं बता रखा तो फिर
ऊपर वाला अमाउंट ही आप लेके करोगे। आओ जल्दी से इसको निकालो, या निकाल देते हैं बॉक्स में। तो मुझे प्रीपेड निकालनी है, ये प्रीपेड है, 3 महीने की एडवांस है। प्रीपेड निकालनी है तो सिंपल होता है इसमें, तो प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बच्चों इंश्योरेंस हमेशा 12 से डिवाइड करके निकालनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 मंथ्स का निकालना है तो 3/12 करो। किसका? जो प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है? एनुअल प्रीमियम 600 रुपये बस। तो इसको सॉल्व कर लो। 150, ठीक है जी। तो इसमें कोई आपको 1 मंथ का यूनिटरी मेथड वगैरह वैसे नहीं करना। सिंपल आपको करना है। प्रीमियम है एनुअल। एनुअल प्रीमियम का मतलब 12 महीने, 600 रुपये पे किया है। 3 मंथ्स का आपको एडवांस निकालना है। हाँ, आपको ये एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी है। एक्सपायरी डेट कैसे दे रखी है, ठीक है जी। तो ये डेट जो दी होगी उसका ध्यान। तो 31 मार्च के ऊपर जितने मंथ्स जा रहे हैं वो आपने एडवांस ले लेने हैं। 3 महीने ऊपर, तो 3 महीने का आपने निकाल लिया, ये प्रीपेड। आओ जी, लिखो फिर इसको। लेस प्रीपेड 150। चलो इंश्योरेंस भी हो गया। इसके बाद परचेज रिटर्न्स, ये दोनों तो कर चुके हो, स्टॉक भी ले ही चुके हो। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 100 रुपी। तो ये जो होता है बच्चों, ये हमेशा पेड होता है। जो ट्रायल बैलेंस में फिगर गिवन है वो मैंने बोला हुआ है कि वो खर्चा हमेशा पेड वाला दिया होता है। अब इससे रिलेटेड आप देख लो कि क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई परसेंटेज तो नहीं नजर आ रही, कहीं नीचे एडजस्टमेंट में या ऊपर कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। हाँ जी। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड ये रहा बैंक लोन और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। लोन है आपका 4500 का और उसका इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना पे किया हुआ है? 100। ये पेड है ऑलरेडी, ठीक है जी। लाओ जी, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। आओ जी। तो पहले तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड। पेड में आपको गिवन है 100। अब आप इसका चेक करो कि कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, और आउटस्टैंडिंग अगर कोई अमाउंट होगा निकाल, लिख दो। तो आओ जी, इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। नोट करो आगे रजिस्टर में। लिखो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वाला लोन है। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 4500। तो सबसे पहले बच्चों आपको जब भी परसेंटेज गिवन हो तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसको आप टोटल लिख सकते हैं। 10% आपको कैलकुलेट करना है। लोन कितना है? 4500। ये तो करना ही करना है। इसके बाद बच्चों आपको मंथ्स लेने हैं। मंथ्स जरूर चेक करने हैं। तो मंथ्स के लिए आप देखो, इसकी कोई डेट दे रखी है कहीं पे नीचे, कहीं लोन से रिलेटेड कोई डेट गिवन हो अगर, इसकी डेट जरूर चेक करनी है। वो नीचे कोई भी डेट इसकी नजर नहीं आ रही लोन की, ये लोन इस डेट पे लिया था। तो ये लोन फिर कब लिया होगा? ये जो लोन है 4500 का, ये कब लिया होगा? इस साल तो लिया नहीं, बताया नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो ये पिछले साल से चलता आ रहा है, लास्ट ईयर से पहले से लेकर पुराना लोन है।
तो पुराना लोन है तो ये बैलेंस कौन सी डेट का होगा, 1 अप्रैल का ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, 1 अप्रैल, यानी कि आपने इस साल पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। अगर आपको डेट नहीं गिवन है, डेट नहीं गिवन है तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है, तो निकाल दो फिर पूरे साल का 10%। और ये जो रेट होती है ना, ये एनुअल होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। एनुअल रेट है, पर एनम बोलते हैं इसको, पूरे साल की है, लिखा नहीं होगा मगर होती है। जो आपको लोन के साथ जो भी जब भी रेट बता दे, वो पर एनम पूरे साल की रेट है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया 4 लाख 450, 450 आपका 450। अब इसमें आप करें, इसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखें लेस इंटरेस्ट पेड, और ब्रैकेट में लिखो जी इफ एनी, अगर है तो, अगर है तो, इफ है तो चेक करो इंटरेस्ट है क्या कोई। तो इंटरेस्ट पेड जो है ना, वो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया होगा। ठीक है, लोन अगर लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, तो उसका इंटरेस्ट हमेशा डेबिट में नजर आएगा। तो 100 रुपये पे कर दिया, बचा हुआ, इसके सामने लिखो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बस। ऑलवेज ऐसे ही निकालना है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग की आपको पता है एंट्री क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एक्सपेंस में। ठीक है जी, तो ये नोट कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आती है। ठीक है जी, स्टार लगा लो इसको, लिखो जी फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो पहले तो 100 लिख दो, और उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो कितना निकाला है, 350, 350 बाहर आ जाएगा, 450, 450 बाहर आ जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट होगा ना, वो हमेशा देख लेना बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 350 है, 350, इसको नीचे बैलेंस शीट में जाके इसको ऐड कर देना लोन के अंदर ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, उसके बाद खर्चा, हाँ जी सर बैड डेट गिवन है, तो बस बैड डेट है 300 रुपये, ये भी कर दो फिर। बैड डेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट, हाँ जी सर ये है बी पार्ट, बैड डेट 2 रुपये के नए बैड डेट दिए हुए हैं, और प्रोविजन लगाना है 5% ऑन डेटर। तो 5% बच्चों किसके ऊपर करना होता है, डेटर्स पे, कौन से अमाउंट पे। तो डेटर्स का अमाउंट है पहले तो 8,000 रुपये। तो आपने क्या करना है, 8,000 में से पहले तो न्यू बैड डेट माइनस करो। न्यू बैड डेट कितने हैं, ये जो नीचे दे रखे होते हैं 200, तो 7,800, इसका 5% कर, तो आ जाएगा नया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन 7,800 का 5%, तो ये आपका हो गया 390। ठीक है जी, आओ जी इसको करते हैं। तो इसकी इक्वेशन 2 बैड डेट, तो पहले तो ओल्ड बैड डेट जो होते हैं, जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ट्रायल बैलेंस में कितने बैड डेट है, हाँ जी 300, लिखो फिर 300, ऐड न्यू बैड डेट या फर्दर बैड डेट, जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवेंगे हमेशा 200, और ऐड करना है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपने निकाल ही लिया, वो आपको बता दिया कि डेटर में से न्यू बैटर माइनस करके निकाल दो। वो हमने कितना निकाला, 390। ठीक है, तो 390 ऐड वगैरह करके लिख दो 890। अब इसमें चेक कर लो क्या पुराना प्रोविजन है कोई, पुराना प्रोविजन वो कहाँ दिया होता है, वो दिया हुआ ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में तो नहीं है। चलो देख लेते हैं एक बार, तो क्रेडिट साइड में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, बस ठीक है फिर। दिया होता तो
माइनस कर देते हैं उसमें से, तो अभी ये सीधा बाहर ले लो 890। ठीक है, नीचे मत लिखो चाहे लिखिए तो उसके सामने बाहर। चलो भाई ये बैड डेट भी हो गया, तो ट्रायल बैलेंस सारा आपका कंप्लीट हो गया है। बैड डेट हो गया, पावर ऑलरेडी डायरेक्ट में ले चुके हो आप। हाँ, अब आपको ये एडजस्टमेंट में कर लो, कोई रह गई है तो वो लिखो, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो क्लोथिंग स्टॉक हो चुका है, बैड डेट ये कर लिया पूरा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15%, तो एक तो ये कर लो। वेजेस हो चुका है, सैलरीज हो चुका है, रेंट हो चुका है, इंश्योरेंस बस ठीक है। तो एक रह गई सी पार्ट 15%, फर्नीचर आपका ये रहा 4700। इसका 15% डेप्रिसिएशन लिख दो जल्दी से। आओ जी, टू डेप ऑन फर्नीचर 15% ऑफ 4700 705। चलो भाई, ये हो गई डेबिट साइड सारी। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड रहती है अभी। क्रेडिट साइड चेक कर लो। क्रेडिट साइड सर, अच्छा ये तो ऊपर दे रखी थी, तो क्रेडिट में देखो कोई इनकम दे रखी है क्या? कैपिटल है नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट लाइबिलिटी, बस ये लाइबिलिटी है सर। ठीक है, तो कोई भी इनकम वगैरह डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ। तो बस ठीक है, अब आपका क्वेश्चन रेडी है, नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। निकालो भी जल्दी से, चेक करें फिर। हाँ जी बच्चों, नेट प्रॉफिट आ गया 1865। जल्दी से बैलेंस शीट बना दो और बैलेंस शीट मैच करो जल्दी।